सब सुनने वालों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपके सामने लेखिका मालती जोशी द्वारा लिखित कहानी कुत्तों से सावधान सुनाने जा रही हूँ। समस्त श्वान प्रेमियों से क्षमा याचना सहित। मेरी एक सहेली दिल्ली से पहली बार मेरे यहाँ आई थी। हम दोनों ने मिलकर एक तीसरी सहेली जो रायसेना रोड पर रहती है के यहाँ जाने का कार्यक्रम बनाया। इस महानगर में दूरियां इतनी हैं कि एक शहर में रहते हुए भी सालों एक दूसरे के घर आना जाना नहीं हो पाता, बस फोन से बात हो जाती है। इसलिए मैं खुश थी कि चलो दिल्ली वाले के बहाने मेरा भी मिलना हो जाएगा। पर जब रिक्शे वाले से बात की तो सारी खुशी काफूर हो गई। उसने इतने पैसे बताए कि मेरी तो जान ही सूख गई। रुआंसे स्वर में कहा, भैया इतने में तो हम इंदौर हो आएंगे। वह पान की पीक से रंगे अपने दांतों को निपोड़ता हुआ बोला, मैडम इतने पैसों में तो आप बस स्टैंड भी नहीं पहुंच पाएंगी, इंदौर तो दूर की बात है। उसका कहना भी ठीक था। जब से बस स्टैंड हलानपुरा चला गया है, जनता सचमुच हलाल हो रही है। खैर जाना तो था ही, इसलिए मन मारकर रिक्शे में बैठ गए। और चूंकि मैं मेजबान थी, इसलिए कलेजे पर पत्थर रखकर पैसे भी मैंने ही चुकाए। सहेली के स्वागत अकाउंट में एक और मद का इजाफा हो गया। वहां हमारी प्रतीक्षा हो रही थी, क्योंकि रिक्शे की आवाज सुनते ही सदर दरवाजा खुला और उसमें से एक भृत्य महोदय नमोदार हुए। उन्होंने लपक कर दरवाजा खोला और विनय पूर्वक हमें भीतर लिवा ले गए। हमने अभी बरामदे में पैर रखा ही था कि हम सहम कर वहीं रुक गए। मेरा तो एक पैर बाहर ही था। बरामदे में एक विशालकाय प्राणी खड़ा था। तांबई रंग, चौकोर जबड़ा, कंजी आंखें, और जब उसने एक बड़ी जमुहाई ली तो उसके नुकीले दांत भी नजर आ गए। मैंने दूसरा पैर भी निकाल लिया ताकि मौका आते ही भागने के लिए आसानी रहे। हमारी हालत देखकर चपरासी बार बार उस प्राणी को पीटर पीटर पीटर, नियत नियत कहकर पुचकार रहा था। पर मुझे तो पीटर की नियत ठीक नहीं लगी, इसलिए हमने बाहर रुकना ही श्रेय कर समझा। तभी गृह स्वामिनी भीतर से आई और चपरासी को डांटने लगी, राम सिंह, मेम साहब लोगों को भीतर तो लाओ, अब तक बाहर ही खड़ा कर रखा है। मैंने कहा, राम सिंह की कोई गलती नहीं है, उसने तो बड़े आदर मान के साथ हमें भीतर आने के लिए कहा था, पर हमारी हिम्मत ही नहीं पड़ रही है। ये तुमने कौन सा प्राणी पाल रखा है, रेंडियर है या यॉर्क? डोंट बी रिडिकुलस, ही इज सिंपली अ डॉग। मे बी, बट ही इज नॉट अ सिंपल डॉग। अरे ये रशियन है, मेरे हस्बैंड 2 साल के लिए रशिया गए थे, वहां से लेते आए हैं। अब यहीं खड़ी रहोगी कि भीतर भी चलोगी? उसके खूबसूरत ड्राइंग रूम में बैठने के बाद दिल्ली वाली बोली, तेरे मियाँ को रशिया में इससे सुंदर कोई चीज नहीं मिली थी क्या? सुनकर मेरा तो दिल कांप गया, क्योंकि पीटर ठीक हमारे सामने सोफे पर आकर बैठ गया था और हमें ही घूर रहा था। अगर यह टिप्पणी कहीं उसे नागवार गुजरी तो? उस टिप्पणी के जवाब में गृह स्वामिनी जो शुरू हुई तो पूरा रशिया प्रवास की पूरी कथा सुनाकर ही दम लिया। फिर वह चाय बनाने के लिए उठी। हमने उसे बहुतरा समझाया कि भाई हम चाय पीकर आए हैं, ये भी कि हमें राम सिंह के हाथ की चाय चलेगी, तुम्हें कष्ट करने की क्या जरूरत है, वगैरह वगैरह। पर जब वह नहीं मानी तो मैंने कहा, प्लीज अपने लाडले को भी साथ लेती जाओ, यह हमें बुरी तरह घूर रहा है। नहीं रे, तुम लोग यूं ही घबरा रही हो, उसने कहा, और पीटर को ऐसे समझाना शुरू किया जैसे कोई माँ बच्चे को समझाए कि मेरी गैर हाजिरी में कोई शैतानी मत करना। हमें तो उसके भाव तो समझ में आ रहे थे, पर शब्द अनजाने थे। मैंने पूछा, ये तुम कौन सी भाषा बोल रही हो? रशियन, इसे सिर्फ रशियन ही आती है ना, इसलिए मैंने ऑर्डर देने लायक रशियन सीख ली है। मर गए, मैंने तो सिर पीट लिया। अब अगर यह अपने ऊपर झपटा तो नो पीटर गो पीटर कहने से भी नहीं समझेगा। मैंने मेरा नाम जोकर के कुछ डायलॉग याद करने की कोशिश की, पर फिल्म देखे इतने दिन हो गए थे कि कुछ भी याद नहीं आ रहा था।
हमने सांस रोककर हनुमान चालीसा, देवी कवच, शिव महिमा, जो जो याद था सबका पाठ कर डाला, पर चाय का पता नहीं था। और अंत में जब चाय आई तो मैंने पूछा, क्या आसाम के चाय बागान तक पहुंच गई थी? कितनी देर लगा दी? हार्डली 15 मिनट लगे हैं। अरे, हमें तो लग रहा था जैसे 15 घंटे बीत गए। खूबसूरत प्यालों में चाय डालते हुए उसने कहा, मेरा मियाँ रशिया से यह खूबसूरत क्रॉकरी भी लाए हैं। जाहिर था कि दिल्ली वाली का वह ताना भूली नहीं थी और पलटवार करने के लिए उसने अपने घर का सबसे महंगा टी सेट निकाल लिया था। तब से तय कर लिया है कि कहीं भी जाने से पहले ये पूछ लेंगे कि घर में कुत्ता तो नहीं है, और अगर है तो वो कौन सी भाषा बोलता है। दरअसल लोगों को बड़ा विश्वास होता है कि उनका कुत्ता बड़ा शरीफ है। कई लोग तो कुत्ते को कुत्ता कहने से भी नाराज हो जाते हैं। वह सिर्फ भौंकता है, काटता नहीं है। वे अंग्रेजी की कहावत भी याद दिलाते हैं कि बार्किंग डॉग्स डू नॉट बाइट। ये कहावत मुझे मालूम है, पर कुत्ते को भी तो मालूम होनी चाहिए। कुछ लोग कहेंगे कि आप डरिए नहीं, इत्मीनान से बैठे रहिए, वह एक बार आपके पास आकर आपको सूंघ लेगा बस। पर भैया, उतनी देर में तो अपनी तो जान ही सूख जाती है। फिर आखिरकार वह जानवर ही तो है ना। आजकल आप इंसान की गारंटी नहीं दे सकते, कुत्ता तो क्या चीज है। मेरे एक पड़ोसी के यहाँ एक पति पत्नी शादी का कार्ड देने आए। अब उन्हें और भी 10 जगह जाना होगा, सो श्रीमती जी औपचारिकताएं पूरी करके गाड़ी में आकर बैठ गई। दोनों मित्र गेट पर खड़े होकर बातें करने लगे। पुरुषों की यह खास आदत है, महिलाओं की महफिल अपने शबाब पर होगी और उन्हें अचानक याद घर की आने लगती है, और जब महफिल उखड़ जाती है तो खुद घंटों गेट मीटिंग करते रहते हैं। उस दिन भी यही हुआ। श्रीमती जी ने 2-3 बार इशारा किया, एक बार कार्ड हवा में लहराए, 1-2 बार कलाई घड़ी दिखाई, पर उनकी बातें थी कि खत्म ही नहीं हो रही थी। श्रीमती जी रिमाइंडर पर रिमाइंडर भेजे जा रही थी। इस पर उनके पति को तो नहीं, गृह स्वामी के कुत्ते को ताव आ गया। वह कूदकर एकदम खुली खिड़की पर झपट पड़ा। जब तक वो बेचारी संभल पाती, उनकी चीख सुनकर लोग दौड़े आए। तब तक उनके बालों का एक गुच्छा उखड़ चुका था। बाद में पड़ोसियों ने बताया कि पूरी शादी में बेचारी सिर पर एक बड़ा सा बैंडेज बांधकर घूम रही थी, और गृह स्वामी हादसे के बाद बड़े निर्लिप्त भाव से कह रहे थे, पता नहीं आज इसे क्या हो गया है, नहीं तो ऐसा कभी नहीं करता। एक बार मैं भी ऐसे ही भयानक अनुभव से गुजरी हूँ। भगवान का शुक्र है कि वह इतना भयानक नहीं रहा, पर कुछ समय के लिए तो मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। हुआ यूं था कि लेखिका संघ के किसी कार्यक्रम में एक बार दिल्ली जाना पड़ा। बहू के एक रिश्तेदार के यहाँ रुकने का प्रोग्राम था। अब शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली पहुंचती है रात 10 बजे के बाद। दिल्ली की दूरियां नापते हुए 11 बजे तक हम लोग घर पहुंच पाए थे। मेजबान दंपत्ति से बस दुआ सलाम हुई और गुड नाइट कहने का वक्त आ गया। मेरी व्यवस्था अलग से एक आरामदेह कमरे में की गई थी। नई जगह थी, इसलिए मैंने लाइट खुली छोड़ दी। अब बिजली की बचत की खातिर मुझे यहाँ वहां टकराना मंजूर नहीं था। आंखें बंद करके मैं नींद की आराधना कर ही रही थी कि मुझे लगा कि मेरे पलंग पे कोई चढ़ आया है। अरे, मैं तो दरवाजा बंद करके सोई थी। फिर क्या कोई पहले से ही कमरे में था? हे भगवान, क्या 65 वर्ष की उम्र में भी नारी निश्चिंत नहीं हो सकती? मन में अजीब अजीब से ख्याल आए। इष्ट देव का जाप करते हुए मैंने धीरे से आंखें खोली और चोर नजरों से देखा। मेरे पैरों के पास बादामी रंग का झबरे बालों वाला एक कुत्ता बैठा हुआ था। वो तो कमरे की लाइट जली हुई थी, इसलिए मैं उसे ठीक से देख सकी। नाइट लैंप की रोशनी में तो मैं शायद उसे कंबल ही समझती। उस कुत्ते के बाल इतने लंबे और घने थे कि उसका मुश्किल से चेहरा नजर आ रहा था। कुत्ता बेशक छोटा था, पर था तो कुत्ता। और ये मैंने कहीं भी नहीं पढ़ा कि छोटा कुत्ता काटता नहीं है। सांस रोककर मैंने धीरे धीरे अपने पैर सिकोड़ने शुरू किए। जैसे जैसे मैं जगह खाली करती गई, वह पसरता गया। धीरे धीरे मैं पलंग के किनारे सरकती गई। पलंग से उठकर मैंने एक सांस में दरवाजा नापा और पलक झपकते ही मैं दरवाजे से बाहर आ गई और मैंने दरवाजा बंद कर लिया।
अब क्या हो? उतनी रात में मैं घर का जुग्राफिया ठीक से समझ नहीं पाई थी, और समझ भी लेती तो रात 12 बजे गृह स्वामी के बेडरूम का दरवाजा खटखटाने की अशिष्टता तो मैं नहीं करती। मैंने इधर उधर देखा। बरामदे में एक ओर से रोशनी की हल्की सी किरण दिखाई दी। दिमाग पे जोर डालने पर याद आया कि यह ड्राइंग रूम था, क्योंकि वही मेरी अगवानी की गई थी और वहां पर बड़े बड़े सोफे हैं, दीवान भी था। तो मैंने तय किया कि रात वहीं गुजार दी जाए। अब गनीमत यह थी कि अभी नवंबर की शुरुआत थी और दिल्ली की मशहूर ठंड का अभी आगाज नहीं हुआ था, वरना रात अगर मैं वहां सोऊं खुले में तो सुबह तक तो मेरी कुल्फी ही जम जाती। जैसे ही मैंने हॉल में कदम रखा, अचानक आवाज आई, आंटी, एनी प्रॉब्लम? वह हमारे मेजबान साहब का नौजवान बेटा था, जो दीवान पर लेटकर खूबसूरत लैंप की रोशनी में पढ़ रहा था। मैंने कहा, बेटा, मेरे कमरे में कुत्ता है और मेरी पलंग पर बैठा है। कुत्ता नहीं है आंटी, वह रोमी है। आप बेफिक्र होकर सो जाएं। वह चुपचाप पड़ा रहेगा, कुछ नहीं करेगा। असल में वह मेरे पास सोता है, लेकिन आज मेरा कमरा आपको अलॉट कर दिया है, इसलिए बेचारा थोड़ा कंफ्यूज हो गया है। सॉरी बेटा, आपको और आपके रोमी को मेरी वजह से तकलीफ हुई। आप ऐसा करें, आप अपने बिस्तर पर चले जाएं, मैं यहीं कहीं सो जाऊंगी, बस ओढ़ने भर को कुछ दे दो। नहीं आंटी, ऐसा कभी होता है? चलिए, उसको मैं ले आता हूँ, आप इत्मीनान से सोइए। और वह सचमुच कमरे में जाकर उसे उठा लाया। अब कुत्ते के बालों की वजह से मैं उसकी आंखें नहीं देख पाई, पर मुझे पता है कि उनमें मेरे लिए जरूर गुस्सा झलक रहा होगा। मेरी एक सखी को कुत्ता पालने का बहुत शौक है। अब हमारे दोस्ती को 50-55 साल हो चुके हैं। इस दौरान उसके यहाँ कम से कम 25 कुत्ते अपनी आमद दर्ज कर चुके हैं। वह खुद अकेली है, इसलिए कुत्ता पालती है, और फिर उस कुत्ते को अकेलापन महसूस ना हो, इसलिए एक और कुत्ता पालती है। अपनी 2 और कुत्तों की 12 रोटियां सेकती है। मैं कहती हूँ, भाई एक रोटी वाली रख लो, तो कहती है, अरे अब अकेली जान के लिए कहाँ मैं महाराजन ढूंढती फिरूंगी। यह मेरी सखी पाक कला में प्रवीण है, बिना खिलाए कभी भी आने नहीं देती, लेकिन उसके यहाँ खाना खाना भाई किसी सर्कस से कम नहीं है। खाने की मेज पर प्लेट, चम्मच, कटोरी, गिलास, इन सब के साथ साथ एक छोटी सी छड़ी भी रखी रहती है। यह छड़ी उन लाडलों को धमकाने के लिए होती है जो आपकी थाली से रोटी उठाने की पुरजोर कोशिश करते हैं। उनसे बचने का एक और उपाय है, थोड़ी थोड़ी देर बाद रोटी के टुकड़े दूर तक फेंकते जाएं। आपका थ्रो इतना अच्छा होना चाहिए कि उनके वापस लौटने के क्रम में कम से कम आप 2 कौर रोटी खा सकें। इस हड़बोंग में पता ही नहीं चलता कि आपने कितना खाया है, कितना खिलाया है। आपका सारा ध्यान उनकी कलाबाजियों पर केंद्रित रहता है। सुस्वाद खाने का स्वाद का पता ही नहीं चलता। खाना तो खैर बाद में, पर उसके यहाँ तो जाना भी एक समस्या है। गेट पार करने के बाद उसके घर में एक सकरा सा जीना आता है, इतना संकरा कि मोटा आदमी तो फंस ही जाएगा। सीढ़ियां खूब ऊंची ऊंची। घर का नक्शा ऐसा है कि जीना पार करने के बाद छत है और छत के सिरे पर कमरे। पहली सीढ़ी पर पैर रखते ही उसके ये अंगरक्षक दौड़े चले आते हैं और जीने के मुहाने पर खड़े होकर भौंकने लगते हैं। और हर बार नया नमूना होता है, इसलिए पुरानी पहचान का हवाला भी नहीं दिया जा सकता। पहले तो यह होता था कि उन लोगों का भौंकना सुनकर वह भी उन लोगों के पास आकर खड़ी हो जाती थी। फिर हम निश्चिंत भाव से सीढ़ियां चढ़ जाते थे। लेकिन अब वह भी मेरी तरह 70 पार की हो गई है। आर्थराइटिस की मरीज है, बहुत धीरे धीरे चलकर आती है, और अगर तकलीफ ज्यादा हो तो आती भी नहीं है। फिर मेरी भी उम्र वह नहीं रही कि कुत्तों के लपकते ही अबाउट टर्न करके दौड़ लगा लूं। अव्वल तो उस जीने में अबाउट टर्न करना संभव ही नहीं, और इस उम्र में दौड़ लगाना, अरे बाप रे, वो तो और भी कठिन है। अब तो जाने से पहले फोन कर लेते हैं, वह छत पर नजर आ जाती है तभी गेट खोलते हैं। अब कुछ लोग कुत्तों के बड़े अजीब अजीब से नाम रखते हैं। टीपू, मोती, शेरू, ये नाम तो अब पुराने पड़ गए हैं।
बीच में टाइगर, रोमी, टोनी, हनी, रॉकी इन नामों का भी काफी चलन था। शीबा, शीना, डायना नाम भी काफी लोकप्रिय रहे हैं। कुछ लोग अपने व्यक्तिगत राग द्वेषों को भुनाने के लिए चर्चिल, चार्ल्स, बुश, रोनाल्ड जैसे नाम भी इनके रखते हैं। स्वर्गीय श्री शरद जोशी के कुत्ते का नाम श्वान था और स्वर्गीय प्रभात गांगुली जी की कुतिया का नाम मानुषी है। हमारे एक परिचित थे, उनके कुत्ते का नाम एरो और बच्चे का नाम हैप्पी था। दोनों ही प्राणी अच्छे खासे गोल मटोल थे। दोनों ही नाम थोड़े अपरिचित से थे और जोशी जी नामों के मामले में महान कलाकार। हमेशा ही गफलत कर बैठते थे, तब बड़ी ही विचित्र स्थिति का सामना करना पड़ता था। छोटी जगहों पर बहुत कम घर ऐसे होते हैं जहां आप बेतकल्लुफ होकर जा सकते हैं। एक तो हर एक के साथ आपकी वैचारिक पटरी नहीं बैठती और दूसरा प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखना पड़ता है। अब सिन्हा साहब का परिवार इन प्रोटोकॉल से मुक्त था, इसलिए वहां जाने का मन होता था, पर जोशी जी की वजह से कई बार बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी। उनके घर जाते समय हमेशा इन्हें दोनों के नाम रटाने पड़ते थे, पर नतीजा वही, नाम उल्टे ही बोलते थे। एक दिन मैंने कहा कि हम लोग सिन्हा साहब से मिलने जाते हैं, उनके कुत्ते से मिलने तो नहीं जाते ना, इसलिए कुत्ते का नाम भूल जाइए, सिर्फ बच्चे का नाम याद रखिए। हैप्पी हैप्पी हैप्पी, इस तरह उनका ब्रेन वॉश करने के बाद एक दिन हम लोग सिन्हा साहब के यहाँ पहुंचे। जैसा कि अमूमन होता है, गृह स्वामी से पहले कुत्ता ही स्वागत करता है, तो एरो भी अपने नाम को सार्थक करता हुआ तीर की तरह आया और दोनों पंजे इनकी छाती पर रखकर खड़ा हो गया। अब ये कहे जा रहे हैं, गो हैप्पी, नो हैप्पी, कम ऑन हैप्पी, शेक एंड हैप्पी। जब मेजबान लोग बाहर आए तो इनकी यही जुगलबंदी चल रही थी। उस समय उन लोगों के चेहरे पर जो भाव उभरे, उन्हें मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ। अंत में एक किस्सा और। जोशी जी के एक बॉस बहुत ही खड़ूस किस्म के थे। वैसे तो बॉस और खड़ूस दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, पर ये जरा ज्यादा ही खुसट थे। उनके सामने पड़ने से सब घबराते थे। एक दिन रविवार को उनका फोन आया, एक जरूरी फाइल मंगवाई थी। ये बोले, सर मैं अभी लेकर हाजिर होता हूँ। वे फोन पर दहाड़े, मुझे सिर्फ फाइल चाहिए, तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये मुझसे बोले कि अगर मैं गया तो ये सन की सोल्जर फाइल लेकर मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देगा। फिर इन्होंने क्या किया, अपने चपरासी को भेजा और जाते हुए सख्त हिदायत दी, एकदम गेट मत खोलना, उनका कुत्ता बड़ा खतरनाक है। घंटी बजाकर प्रतीक्षा करना, जब कोई बंगले के अंदर से निकले तभी तुम गेट के अंदर पांव देना। ये तो निर्देश देकर कमरे में चले गए। चपरासी ने मुझसे कहा, मैडम बाहर वाले को तो मैं निपट लूंगा, पर भीतर वाले का क्या करूं? उसकी अद्भुत व्यंजना पर मैं दंग रह गई।